हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेट पेपर फर्स्ट आपका जो कि 2023 में होने वाला है। उसके लिए हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जहां से आपके पिछले 2 साल से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ऐसा आपको सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसलिए मैंने इसको इम्पॉर्टेंट समझा कि ये मुझे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो उसी से संदर्भित ये वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे और बीएफ स्किनर्स की थ्योरीज को। ठीक है, ये आपकी टीचिंग से संबंधित है, टीचिंग एप्टीट्यूड में ही है दोनों थ्योरी, और यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप प्लेलिस्ट में यहाँ से देख लीजिएगा नेट पेपर फर्स्ट और एजुकेशन पेपर सेकेंड के लिए नेट के लिए तैयारी, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एडवर्टीजमेंट 51 के लिए भी यहाँ पे मैं तैयारी करवा रही हूँ। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन करिए, ताकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों या और भी कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं वहाँ पे दे सकूँ। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम को और चैनल को ज्वाइन ज़रूर करिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे और बीएफ स्किनर की थ्योरी को हम बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पियाजे ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। कॉग्निटिव मतलब संज्ञान, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जीन पियाजे। ठीक है, तो पियाजे जी कौन थे? मतलब पियाजे का जन्म जो है 9 अगस्त 1896 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने क्या था, जूलॉजी विषय में पीएचडी की उपाधि अर्जित की थी। तो ये अपना एक शोध कार्य कर रहे थे और तभी इन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था। संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है जानना या समझना। ये क्या होता है? एक बौद्धिक प्रोसेस होता है, बौद्धिक क्रिया है, प्रक्रिया होती है। इसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो बौद्धिक विकास से मतलब तात्पर्य क्या है? बालक की मानसिक क्षमता में विकास। बौद्धिक प्रक्रिया या तो इसी को मतलब इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी कहते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस भी कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये सारी क्या हैं? आपके मेंटल डेवलपमेंट में ये सभी आते हैं। ठीक है, तो बालक के सोचने के ढंग, बोलने, तर्क करने की शैली तथा समस्याओं का जो समाधान प्राप्त करने की विधि के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि बालक की मानसिक क्षमता कैसी है और उसका संज्ञानात्मक विकास किस स्तर का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम संज्ञानात्मक विकास से संबंधित और क्या चीज़ें। तो पियाजे जी ने अपने इसमें संगठन और अनुकूलन की योग्यताओं को संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 प्रमुख विशेषता बताया था। अब आपका ये संगठन और अनुकूलन, देखिए ये क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं, या तो ये मैचिंग में आ जाते हैं। ठीक है, इनकी जो है 4 स्टेज बताई गई थी, तो ये भी पूछ ली जाती हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इनका एज ग्रुप पूछा जाता है, कौन सी अवस्था और किस एज ग्रुप में आती है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। अब जैसे पियाजे ने संगठन और अनुकूलन की भी बात की थी, इनको भी इन्होंने संज्ञानात्मक कार्यविधि में शामिल किया था, तो ऐसे भी दे सकता है कि ये किससे संबंधित हैं, और जीन पियाजे का ऑप्शन आपको देता है, तो मैचिंग करने के लिए ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, मैचिंग में आपको पता ही है कि एक तरफ आपका जो है मनोवैज्ञानिक का नाम होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, उनसे रिलेटेड टर्म्स हो सकते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं ये हो सकते हैं, तो आपको रिलेट करके उसको बताना होगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन में क्या होता है, चार के जवाब आपको देने होते हैं। ठीक है, मैचिंग में ये होता है। तो संगठन से मतलब क्या होता है? संगठन मतलब होता है बुद्धि में चल रही विभिन्न क्रियाओं। बुद्धि में जैसे बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि मेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं, स्मृति होती है, मेमोरी की बात करते हैं, चिंतन, तर्क, कल्पना, इमेजिनेशन पावर और ध्यान, ये सभी क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ चल रहे होते हैं। तो इन सभी का जो संगठित होने का रूप होता है, इसी को संगठन उन्होंने कहा। बालक क्या होता है, जिस वातावरण में रहता है वहाँ का जो उद्दीपक, स्टिमुलस जो होता है, उसके साथ कोई एक क्रिया नहीं कार्य करती है, बल्कि ये जितनी भी क्रियाएं थी संगठित होकर ही कार्य करती हैं। तो इसी को उन्होंने संगठन बताया कि एक कार्य, जो भी कोई अनुक्रिया हमको मिलती है, मतलब कोई स्टिमुलस, तो उसके साथ क्या होती है, बहुत सारा ये संगठन होता है, एक पैटर्न होता है, जो कि अनुक्रिया को आगे मतलब जो हमें परिणाम मिलता है उसको संचालित करने में यही सारी चीज़ें सहयोग करती हैं। मतलब एक संगठन होता है, पैटर्न होता है। ठीक है, अनुकूलन की बात करें, अनुकूलन से मतलब क्या है कि व्यक्ति जो मिलने वाली नवीन सूचनाएं होती हैं, इन जो नवीन सूचनाएं हैं इसको पूर्व निर्धारित पैटर्न के साथ मैच करने का प्रयास करता है। मतलब जो एक
पहले से उसने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, तो उसके साथ ही अब कुछ नया सीखेगा तो उनको मैच करने की कोशिश करता है। अगर वो इसमें सफल हो गया तब तो ठीक है, अन्यथा वो क्या करता है, अनुकूल मतलब उसको अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। तो यही होता है अनुकूलन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने संगठन और अनुकूलन ये दो चीज़ें याद रखिएगा कि ये दो शब्द थे इन्होंने, ये किसकी थ्योरी में आते हैं, पियाजे जी की थ्योरी में आते हैं। अब पियाजे के द्वारा 4 अवस्थाएं बताई गई, मैंने बताया, तो आप इंग्लिश में ही नाम याद रखिएगा। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल की होती है, एज ग्रुप याद रखिएगा। प्री ऑपरेशनल सेकेंड स्टेज है, 2 से 7 साल की है। ठीक है, फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज 7 से 12 साल के लिए है, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 से 15 साल, मतलब किशोरावस्था तक आते आते ये स्टेज आ जाती है। ठीक है, अब हम इन्हीं को देखेंगे कि इन स्टेजेस के अंदर क्या होता है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनते हैं। तो देखिए, संवेदनात्मक गामक अवस्था मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जन्म के बाद मतलब प्रथम 2 वर्षों तक चलती है। 0 से 2 वर्ष हमने पढ़ा था, उस टेबल को याद रखिएगा जो पीछे हमने बताई। इस अवस्था में एक बालक क्या होता है, देखने, पहुँचने, पकड़ने, ठीक है, यहाँ पर पकड़ने, चूसने आदि के स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है। मतलब रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ करता है, सकिंग रिफ्लेक्स, जैसे कि चूसने की क्रिया। बच्चे को कोई भी चीज़ मिल जाती है, वो क्या है, वस्तुओं को मुंह में डालने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस तरह से वो कोई भी चीज़ मुंह में डालता है। और यहाँ पर क्या होता है, सभी क्रियाएं क्या होती हैं, प्राइमरी होती हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज है। तो यहाँ पर वो अपने हाथ पैरों को चला के छूने का प्रयास करता है, इस तरह से ये इस तरह की क्रियाएं करता है। ठीक है, और ये क्रियाएं क्या होती हैं, सर्कुलर होती हैं, मतलब दोहराई जाती हैं। सर्कुलर मतलब प्राइमरी हो गई एक तो, और फिर सर्कुलर, ये बार बार उन्हीं चीज़ों को करता है। कभी अंगूठे को, पैर का अंगूठा मुंह में डालने का प्रयास करता है, कभी हाथ के अंगूठे को डालने का प्रयास करता है। इस तरह से ये क्रियाएं होती रहती हैं। और सकिंग रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ इसमें ज़्यादा होती है, चूसने की। ठीक है, अब क्योंकि 0 से 2 वर्ष है, तो 12 से 18 महीने तक आते आते इस स्टेज में बालक क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखने की कोशिश करता है। तो मतलब यहाँ पर क्या करेगा कि गलती करेगा और फिर सीखेगा। इस तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड आपने पढ़ा है, तो वो चीज़ें यहाँ पर ये करने का प्रयास करता है। अब इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस है ना, ये इसकी क्वालिटी, इसको याद रखिएगा, जिसमें कि बालक ये समझने लगता है कि पदार्थ का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। उसको मतलब ये आभास हो जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने या ना देने से वस्तु के अस्तित्व का कोई संबंध नहीं है। मतलब ऐसे जैसे बच्चे को हमने कोई खिलौना दिया, ठीक है, और फिर क्या होता है, खिलौना अगर छुपा दिया तो उसके सामने क्या होता है, वो एक इमेज बन जाती है। और अगर आप नहीं भी, अगर उसके सामने खिलौना होगा तो भी वो उसको ढूंढने का प्रयास करता है, उसके सामने वो एक इमेज रहती है। अगर वो खिलौना है सामने या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको वो चीज़ उसके जो है माइंड में ऐसी सेट हो जाती है। ठीक है, तो यही होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये पूछा जाता है, ये भी आपका मैचिंग में आ सकता है, या ऐसे पूछ सकता है कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस में है, किस स्टेज में है, तो सेंसरी मोटर स्टेज। हर एक स्टेज की अपनी एक क्वालिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज की हम बात करें तो यहाँ पर 2 से 7 वर्ष की आयु तक है, और इसमें क्या होता है, भाषा का विकास होता है। ठीक है, स्थायी संप्रत्यय मतलब एक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है, और तर्क पर आधारित विश्वास भी इसी अवधि में प्रकट होते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, ट्रांसट्रक्टिव तर्क की विधि अपनाने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, परनिगमात्मक तर्क की विधि अपनाने लग जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, ये जो 2 से 7 साल की अवस्था होती है, इसमें भी 2 स्टेज आती हैं, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड और इंट्यूटिव पीरियड। 4 से 7 साल वो वाली होती है 2 से 4, और दूसरी होती है 4 से 7। मैं ऐसे बता दे रही हूँ, आपसे इतना डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को ज़्यादा टफ बनाना होता है एनटीए को, तो वो कुछ भी पूछ सकता है ना, तो बस नाम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अब जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें क्या होता है, तर्क की मुख्य विशेषता है कि यदि 2 वस्तुएं किसी एक विशेषता या पहचान की दृष्टि से समान है, तो बच्चा उन्हें सभी विशेषताओं में समान मान लेता है। जैसे कि बच्चे को ये बताया जाता है कि ये पापा हैं, ठीक है, तो वो किसी भी मेल को देखेगा तो उसके मुंह से क्या निकलता है, पापा ही निकलता है, डैडी, मतलब इस तरह से ही वो कहता है, वो उसमें विभेद नहीं कर पाता है ना। तो इस तरह से यही बताया है कि समान दृष्टि से मतलब एक समान है, कोई भी विशेषता या पहचान उसको बताई गई है तो वो उनको सभी पे अप्लाई करता है। अब प्री कॉन्सेप्चुअल थॉट की 2 लिमिटेशंस भी बताई गई।
तो जो पियाजे का जो ये था सिद्धांत, इसमें इन्होंने 2 लिमिटेशंस बताई गई कि जीववाद और आत्मकेंद्रितता। ठीक है, ये कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जो मैं आपको बताती चल रही हूँ, जैसे एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिज्म, है ना। तो अब ये क्या होता है, और अगर कहीं आ जाए तो आपको पता रहना चाहिए कि सेकेंड स्टेज में आया था और किसकी थ्योरी में था, जीन पियाजे जी की थ्योरी में था। एनिमिज्म मतलब जीववाद मतलब क्या होता है, इसमें बालक निर्जीव और सजीव में भेद नहीं कर पाता है। जैसे अगर उसके सामने कोई चीज़ चलती हुई दिखाई दे रही है, एक तो ये कि हाँ ये बच्चा खेल रहा है, फिर उसने देखा कि पंखा भी चल रहा है, मतलब दोनों चीज़ें चल रही हैं तो दोनों सजीव हैं, है ना। तो वो ये नहीं समझ पाता है कि वो नॉन लिविंग थिंग्स है, पंखा है, तो इस चीज़ में वो विभेद नहीं कर पाता है। तो यही हुआ एनिज्म, जीववाद। आत्मकेंद्रितता का क्या मतलब है, ईगोसेंट्रिज्म। इसमें मतलब क्या होता है, अपने ही विचार को सही मानता है। आत्मकेंद्रितता, उसको लगता है कि दुनिया की सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द ही घूम रही हैं, है ना। ईगोसेंट्रिज्म होता है आत्मकेंद्रित, अपने तक ही सीमित रहता है, उसकी दुनिया अपने तक ही है। तो ये दोनों टर्म्स आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में हैं, ये लिमिटेशंस थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। फ्रेंड्स, इतनी वीडियो पसंद आई हो, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए, ठीक है, और अपने कमेंट्स में बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और कितनी हेल्पफुल है। फिर देखिए, थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सभी को पता है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक की है। मतलब ये क्या है, प्राथमिक शिक्षा की अवधि कही जा सकती है। अगर कभी ऐसे पूछा जाए कि ये स्टेज और किससे रिलेट करती है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज प्राथमिक शिक्षा की अवधि भी कही जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी मुख्य विशेषता, बच्चा मूर्त वस्तुओं या परिस्थितियों के माध्यम से स्वक्रिया द्वारा कई धारणा या कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होता है, बालक जो होता है ठोस वस्तुओं के आधार पर मानसिक क्रियाएं करके समस्या का समाधान करता है। जैसे कि अगर उससे कई चीज़ें दिखा के पूछी जाएं, एक बड़ा सा मतलब एक पज़ल दिखाया गया, एक छोटा पज़ल है, फिर दूसरा बड़ा एक कोई डाइस है मतलब, और कोई चौकोर टुकड़ा है, एक छोटा है थोड़ा, फिर बड़ा है, फिर तीसरा जो है ज़्यादा बड़ा है, तो वो देख के तो बता देगा कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, फिर मीडियम कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। लेकिन अगर हम इसी को वर्बल फॉर्म में पूछें, मतलब अगर शब्दों के माध्यम से पूछें कि बताओ वो एक 3 लड़कियां हैं, उसमें से मीना छोटी है, फिर सीता इतनी बड़ी है, रीना इतनी है, तो इन चीज़ों को वो नहीं समझ पाता है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब जो चीज़ें सामने हैं, ठीक है, मूर्त रूप में है। इस अवस्था के अंतिम दौर में, मतलब 12 वर्ष की आयु के निकट तक, वो क्या करता है, रिवर्सिबिलिटी को धारण कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ का मेन क्या हो गया, रिवर्सिबिलिटी और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो ये आपकी इस स्टेज की जो है विशेषताएं हो गई। जैसे कि रिवर्सिबिलिटी से क्या मतलब होता है कि 2 + 4 अगर 6 है, तो अगर हमने फिर पूछा उसको 4 + 2 तो वो 6 बताएगा। ठीक है, तो यही हुआ रिवर्सिबिलिटी। तो यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। पहले स्टेज में हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट परमानेंस, है ना, और दूसरी में पढ़ा था हमने ट्रांसडिक्टिव, तर्क की विधि अपनाने लगता है। और यहाँ पर क्या होता है कि वो विभेद नहीं कर पाता है, लिमिटेशंस बताई। तो ये हो गया आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फिर देखिए, चौथी स्टेज आती है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। ये अवस्था 11 से 15 साल तक चलती है। मतलब यहाँ पर क्या है, एडल्टहुड आ जाती है, एडल्ट अवस्था आ जाती है। अब यहाँ पर किशोरों का चिंतन अधिक लचीला और इफेक्टिव हो जाता है, अधिक मतलब फ्लेक्सिबल भी होता है और इफेक्टिव, प्रभावी हो जाता है। उसका चिंतन क्या होता है, सिस्टमेटिक वे में होता है। अब वे किसी समस्या का समाधान काल्पनिक मतलब एक हाइपोथेटिकली रूप में सोचकर चिंतन करके मतलब बताने में सक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसका जो ये है स्टेज है, मेंटल मतलब कॉग्निशन का स्टेज जो है, जो बुद्धि की अवस्था है, बौद्धिक क्रियाएं हैं, वो काफ़ी तेज हो जाती हैं और एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। तो ये हमने पढ़ी जीन पियाजे जी की थ्योरी। आगे हम देखते हैं BF स्किनर की। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आए हैं, क्वेश्चंस भी मैं दूंगी। ठीक है, पैटर्न मैंने बता दिया है किस तरह से आता है। अब BF स्किनर की स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर थे BF स्किनर, इनकी देन है। और अब मीनिंग ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्राणी की क्रिया और उससे उत्पन्न परिणाम मतलब महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
यहाँ पर क्या होता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सीखने वाले की भूमिका सक्रिय और महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति वातावरण का वो गुलाम ना होकर अपनी पहल से वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, मतलब चीज़ों को सीख कर वो फिर अनुक्रिया करता है। और इसके अंतर्गत प्राणी को सक्रिय होकर अनुक्रिया करने के प्रति बाध्य किया जाता है और उस अनुक्रिया द्वारा प्रसूत परिणामों के अनुसार उसे दृढ़ बनाया जाता है। मतलब अगर मोटी मोटी बात करें हम, तो यहाँ पर प्राणी को इन्होंने क्या किया था, B.F. स्किनर जी ने पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट पे ज़्यादा जोर दिया था। तो उसी के द्वारा इन्होंने प्राणी को सक्रिय, उसको एक्टिव बनाया और फिर उसको अनुक्रिया करने के लिए बाध्य किया, मतलब एक तरह से उसको चीज़ों को ट्रेंड किया, मतलब उसको ट्रेनिंग ऐसी दी चीज़ों के द्वारा और रेनफोर्समेंट के द्वारा कि इस तरह से इस अनुक्रिया के द्वारा जो परिणाम मिलेगा उसको काफ़ी दृढ़ बनाया और इसको एक अपने जो इच्छित परिणाम था वहाँ तक लाने की कोशिश की। तो इन्होंने अपने रेनफोर्समेंट को भी, इस थ्योरी को ज़्यादा बल दिया था। इन्होंने पुनर्बलन के सिद्धांत पे इस पर ज़्यादा काम किया था। अब स्किनर जी के जो प्रयोग थे उनके द्वारा चूहों और कबूतरों पे काफ़ी प्रयोग किए गए थे। तो इन्होंने जो स्किनर का एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने चूहे और कबूतर पे प्रयोग किए थे और इसके लिए क्या था, एक बक्से का जो है निर्माण किया था, इसलिए इसको मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर कहा था, या स्किनर बॉक्स के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसमें स्किनर ने क्या किया था, भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया था। तो वहाँ पर चूहा क्या है, पहले तो वो इधर उधर घूमता रहा, उछल कूद करता रहा, फिर अब वहाँ पर एक लीवर भी था, तो इसी उछल कूद में क्या था कि लीवर दब गया और घंटी की आवाज़ हुई। फिर उसको भोजन जो आ गया, उसके पास प्लेट रखी हुई थी उस चैम्बर में, तो वहाँ पर भोजन का टुकड़ा गिर गया। तो इस तरह से चूहा क्या हुआ, भोजन को तुरंत नहीं देख सकता था, परंतु थोड़ी देर बाद क्या है, भोजन को देखकर चूहा उसे खा लेता है। तो इस तरह से उसने कुछ और भी मतलब ट्रायल्स किए। कुछ प्रयासों के बाद चूहा क्या है, लीवर दबाकर तश्तरे में भोजन गिराना सीख लेता है। तो यही चीज़ इन्होंने बताई थी ना कि हम मतलब पुनर्बलन के द्वारा अनुक्रिया जो है उसको इच्छित परिणाम तक लाकर उसको बाध्य किया जा सकता है कि वो वहाँ तक सीख सके, उन कोशिशों को कर सके। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भोजन रूपी जो पुनर्बलन है चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता है और पुनर्बलन के फलस्वरूप ही चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भोजन उसको मिल रहा है वो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है, मतलब पुनर्बलन है ना। तो पुनर्बलन के द्वारा फिर वो बार बार उसी चीज़ को करना चाहेगा क्योंकि वहाँ पर उसको भोजन मिल रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ उसको, अगर वहाँ पे शॉक मिलता, अगर मान लीजिए बिजली का झटका मिलता, अगर कोई ऐसा लीवर उसने दबाया और बिजली का झटका मिला, तो क्या उस चीज़ को वो करना चाहेगा? कभी नहीं करना चाहेगा। तो इन्हीं चीज़ों को पुनर्बलन के बारे में उन्होंने आगे और बताया, पुनर्बलन के टाइप्स बताए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में इन्होंने बताया कि प्रबलन के 2 प्रकार होते हैं। पहला सकारात्मक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब पॉजिटिव क्या होता है, जैसे कि वहीं पर जब जो इन्होंने स्किनर्स एक्सपेरिमेंट था, तो जब भोजन मिल जाता है तो ये क्या हुआ, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, फिर से बार बार उसी काम को करने की प्रेरित करेगा। तो ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। लेकिन यहीं पर अगर बिजली का झटका मिलता, इलेक्ट्रिक शॉक मिलता लीवर दबाने पे, तो वो उसको कभी नहीं करता। 1-2 बार करने पर उसको चोट लग सकती थी, तो फिर वो बार बार नहीं करता, तो ये हो जाता नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, फिर वो उससे बचने का प्रयास करता। ठीक है, तो यहीं पे बताया है धनात्मक पुनर्बलक की उपस्थिति में अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा तो उस चीज़ को बार बार करेगा, ठीक है, अनुक्रिया को दोहराएगा। जबकि ऋणात्मक पुनर्बलन के हटाए जाने से अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ती है। अगर इलेक्ट्रिक शॉक होता तो उससे बचने का प्रयास करता, उसको वो नहीं करता, उसको वहाँ से वो हटा लेने की कोशिश करता कि ये हट जाए यहाँ से, फिर मैं अपना प्रोसेस करूँ। तो ये देखिए पॉजिटिव में क्या होता है, भोजन, पानी, प्रशंसा, मेडल, तो ये सब क्या है, धनात्मक है ना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के उदाहरण है। जबकि अगर तेज शोर है, निंदा है, विद्युताघात है, ये सब क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो नकारात्मक प्रबलन में प्राणी ऐसी स्थिति से मुक्त होने का प्रयास करता है जो उसके लिए कष्टदायक और दंडात्मक होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात आएगी तो ये किस में है, B.F. स्किनर्स की थ्योरी में है, और इसके भी टाइप्स आपको पता लग गए। आगे इन्होंने कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज़ किए थे, कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए थे जिनको भी जानना ज़रूरी है,
ये आपके क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं, पहले भी पूछे जा चुके हैं, मैचिंग में आए थे, तो इनको देख लेते हैं। प्राणी द्वारा अपेक्षित दिशा में छोटी छोटी अनुक्रियाओं के करने पर प्रशिक्षक मतलब ट्रेनर, अध्यापक अथवा कोई प्रयोगकर्ता के द्वारा पुनर्बलन देकर उनको पुनर्बलित किया जाता है। तो अब बार बार कोई भी उसको पुनर्बलन दिया जाएगा, फिर से वो अनुक्रिया करेगा, तो बार बार पुनर्बलित होने पर अनुक्रियाओं की श्रृंखला अनुबंधित हो जाती है, मतलब कंडीशनड हो जाती है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में अनुक्रिया को निकलवाना, इमिशन तथा प्रयुक्त पुनर्बलन, फंक्शनल रिइंफोर्समेंट प्रदान करना, ये दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो एक और टर्म्स आता है इमिशन, तो अनुक्रिया को निकलवाना किसके द्वारा? रिइंफोर्समेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ टर्म्स यूज़ किए, जिसमें से शेपिंग, चेनिंग, एक्सटिंक्शन और जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। हम इनको देख लेते हैं, हिंदी में भी देखते हैं। देखिए, शेपिंग ऑफ बिहेवियर, व्यवहार को ढालना, इन्होंने शेपिंग के बारे में बताया, ये अक्सर पूछा जाता है शेपिंग के बारे में क्या है, चेनिंग क्या होती है, तो ये आपके BF स्किनर की थ्योरी में थे, क्योंकि इन्होंने चूहे और कबूतरों पे ही प्रयोग किया था। तो इसमें इन्होंने बताया शेपिंग में क्या बताया, इन्होंने कबूतर को जो एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें कबूतर को अंग्रेजी का जो 8 का ऐसे 8 का शेप होता है, इसके रूप में चलना सिखाया और इसी तकनीक का उपयोग किया था। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्राणी द्वारा वांछित अनुक्रिया करने के लिए सोपानिक ढंग से योजनाबद्ध प्रयास किए जाते हैं। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप ऐसा प्रोसेस किया जाता है, और फिर अब जब इसको क्या होता है मतलब इसमें उसके पैरों की दिशा, उसके गर्दन की दिशा, ये चीज़ें जो है उसको उस डायरेक्शन में उसको सिखाया जाता है कि तुम ऐसे करो ऐसे करो, फिर उसको रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, फिर वो उतनी गति मतलब उस गति से काम करेगा। फिर अगले स्टेप में अब यही रेनफोर्समेंट उसके लिए जो है उद्दीपक का काम करेगा। तो ये हो जाता है शेपिंग। मतलब फिर उसने क्या किया, ऐसे करते करते इस 8 के शेप में चलना उसने सीख लिया। ठीक है, तो यही जो है शेपिंग ऑफ बिहेवियर इन्होंने बताया। तो इसको कैसे करवाया था, वही रेनफोर्समेंट के द्वारा ही इन्होंने करना सिखाया था। किस तरह से, जो है स्टेप बाय स्टेप। अब चेनिंग में क्या होता है, श्रृंखला। श्रृंखला एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कई अनुक्रियाओं, आदत या ऑपरेंट को क्रमिक रूप में संयोजित किया जाता है, मतलब क्रम से। तो सीखने सिखाने के संदर्भ में अगर चेनिंग की बात करें तो उस प्रक्रिया से होता है जिसमें किसी उद्दीपन के सापेक्ष की गई अनुक्रिया का पुनर्बलन अगली अनुक्रिया के लिए उद्दीपन का कार्य करता है। जैसे यहाँ पर अगर वो सीख रहा है, यहाँ पे चल रहा है, काम कर रहा है और यहाँ तक सीख लिया उसने, तो यहाँ पर जो अगर उसको कुछ दिया, भोजन दिया, रेनफोर्समेंट कुछ भी दिया, तो यही रेनफोर्समेंट जब यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा तो ये इसके लिए उद्दीपक का काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की उद्दीपक अनुक्रिया श्रृंखला के द्वारा प्राणी को जटिल व्यवहार करना सिखाया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये हो गया चेनिंग। अब विलोप, ये पूछा गया था, आपका मैचिंग में आया था। एक बार अनुक्रिया की समाप्ति हो जाने पर उसमें विलोप भी किया जाता संभव होता है। मतलब कि अनुक्रिया के उत्पन्न होने पर कोई भी प्रबलन, कोई भी रेनफोर्समेंट, कोई भी पुनर्बलन ना दिया जाए। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर जो है उसमें जो भी कोई अनुक्रिया की और हम तुरंत ही पुनर्बलन उसको दें। पुनर्बलन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव पुनर्बलन मतलब भोजन के रूप में या कोई रिवॉर्ड के रूप में। तो ऐसा कई बार घटित होने पर पूर्व अर्जित अनुक्रिया की शक्ति में क्या होता है, रिडक्शन होने लगता है। जैसे अब उसने जान लिया कि मुझे बार बार कोई भोजन नहीं मिलने वाला है, तो एक ऐसी अवस्था भी आएगी जबकि वो पूर्णतः लुप्त हो जाती है, मतलब वो अनुक्रिया नहीं करेगा। और इसी प्रक्रिया को क्या है, विलोप के नाम से, एक्सटिंक्शन के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया विलोप, जबकि हम बार बार हर स्टेज पे ही पुनर्बलन ना दिया जाए और मतलब अनुक्रिया के उत्पन्न होने पर कोई भी प्रबलन ना उत्पन्न मतलब ना उपलब्ध कराया जाए, और कई बार घटित होने पर क्या है, पूर्व अर्जित अनुक्रिया की शक्ति में लॉस हो जाए, वो उतनी एक्साइटमेंट से सीखने का प्रयास ना करे। तो यही हो गया विलोप। आगे देखते हैं जनरलाइजेशन और विभेद, सामान्यीकरण और विभेद, इसमें क्या फ़र्क है। जब किसी प्राणी को उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करने हेतु अनुबंधित कर दिया गया हो, जैसे कि उद्दीपक दिया, मतलब उद्दीपन के अनुरूप ही वो अनुक्रिया करता है, और बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के उसी वर्ग के अन्य उद्दीपकों की उपस्थिति में प्रायः वही अनुक्रिया प्रदर्शित करने लग जाए, तो इसे क्या है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण से, जैसे किसी के घर कोई बच्चा है, उसके घर कोई गेस्ट आते हैं,
तो उसके फादर ने कहा बेटा ये तुम्हारे ताऊ जी हैं, इनको नमस्ते करो। ठीक है, तो उसने नमस्ते कहना सीखा कि मतलब घर पे कोई आएगा तो हमें नमस्ते करना है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही पड़ोस के अंकल भी आते हैं, तब भी उस बच्चे ने नमस्ते किया। तो उसने ये चीज़ सीख ली, एक सामान्यीकरण सीखा कि कोई भी आएगा तो मुझे नमस्ते करना है। ठीक है, तो यही हो गया कि जनरलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण की प्रक्रिया यही होती है। अब इसी में विभेद होता है, डिस्क्रिमिनेशन, कि जैसे कि जब कबूतर को इन्होंने ट्रेन किया, अपने एक्सपेरिमेंट में कबूतर और चूहे को ही प्रयोग किया था, तो कबूतर को भोजन की प्राप्ति हेतु हरी की और पानी के लिए लाल की पर चोंच मारने की अनुक्रिया सिखलाने को विभेद प्रशिक्षण कहा। तो उन्होंने मतलब लीवर जो था उसी को की मतलब की पे ही उसको स्ट्राइक करना था और उसके द्वारा ही, जैसे लाल और हरी थी तो लाल पे दबाने पर क्या था, उसको पानी के लिए लाल और भोजन के लिए हरी। तो ये डिफरेंस करना उसने सीख लिया था। कई उद्दीपक थे, ये स्टिमुलस ही हैं कि वहाँ पे जब वो स्ट्राइक करेगा, उस पर चोंच मारेगा तो उसको भोजन और पानी मिलेगा, तो उनके कलर के अनुसार उसने ये डिफरेंस करना सीख लिया था। तो इसी को विभेद प्रशिक्षण मतलब डिस्क्रिमिनेशन कहा स्किनर्स की थ्योरी में। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने जीन पियाजे की और स्किनर्स की थ्योरी में टेक्निकल टर्म्स को भी पढ़ लिया जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरी आपकी यहाँ से कवर हो गई। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। और इसी तरह के और भी बहुत सारी थ्योरियाँ हैं जो कि थ्योरीज़ हैं जो कि मुझे मतलब यहाँ पढ़ानी है, और अगली वीडियो में हम लोग उन्हीं को डिस्कस करेंगे जहाँ से कि क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल पे आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।